हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th चैप्टर का थर्ड पार्ट। इससे पहले हमने जो है वो सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जिसमें कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की अबाउट द कि हमने पढ़ा जो भी हमारे तमिल महाकाव्य थे वो थे शिल्पादिकरम और मणिमेखलई। और उससे पहले भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की जिसमें कि हमने जो है पुस्तकों की दुनिया के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो कि करीबन 1800 साल पहले जो है वो अस्तित्व में आई थी। और इनकी जो रचना है वो की गई थी इलांगो के द्वारा, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो पोइट थे, जो कवि थे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट, जो कि रहेगा आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है वो आई होप आप इसकी जो वीडियोज़ है वो कंटिन्यूसली देख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों और तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई गई थी, ठीक है। तो ये आम लोगों की कहानियाँ थी कि किस तरह से वहाँ पे उस समय वो अपना जीवन का निर्वहन करते थे, कहानियाँ सुनते थे, कहानियाँ जो है वो कहते थे, कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से जो है वो कहानियों की रचना करते थे, ठीक है। और साथ ही साथ जो है इसके अलावा वो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अपने जो है लाइफ में जो है एंटर की, जिसमें कि नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय में जो गणितज्ञ थे, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, वो हुए खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, जिन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक की जो है वो रचना की थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है टॉपिक आ जाता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। जो खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ थे, और आर्यभट्ट उनका नाम था, जिन्होंने संस्कृत भाषा में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। तो इसमें उन्होंने लिखा था कि दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। तो ये उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेंशन की थी उस समय की, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब वो होते हैं धुरी पर चक्कर काटने की वजह से, मतलब जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उससे जो है वो दिन और रात होते हैं, ठीक है। तो जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, ठीक है। तो इन्होंने ये वाली खोज भी की। क्या किया उन्होंने? वृत्त की परिधि को मापने की एक विधि खोजी उन्होंने, ठीक है, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। तो वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेता थे जिन्होंने कई खोजें की, ठीक है। तो इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा दूसरे भी कई खोज करने वाले जो गणितज्ञ थे या फिर जो भी वैज्ञानिक थे वो हुए वराहमिहिर, ठीक है। और इसके अलावा थे ब्रह्मगुप्त और तीसरे थे भास्कराचार्य, ठीक है। तो इन्होंने भी काफ़ी सारी जो है खोज की अपने उस समय के जीवन में। तो नेक्स्ट है हमारे पास शून्य के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या था शून्य का आविष्कार। तो अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई, ठीक है। तो आज भी पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। तो देख सकते हो जो शून्य की रचना है उसमें जो आविष्कार हुए थे वो एक नए चिन्ह का आविष्कार हुआ था उस समय, ठीक है। तो जो उस समय जो है यूरोप में फैल गया था कि यूरोप में फैलने के बाद वो पूरी दुनिया में अस्तित्व में आ गया था। तो नेक्स्ट हमारे पास है आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई, ठीक है। तो ये अनदर यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये आप याद रख सकते हो। आयुर्वेद जो चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई थी, ठीक है। तो प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो उनमें से फर्स्ट जो थे वो थे चरक, और सेकंड थे जो चरक थे उन्होंने लिखी थी चरक संहिता, ठीक है। उन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक की जो रचना की थी। ये जो पुस्तक है ये थी औषधि शास्त्र, ठीक है, जिसमें दवाइयों के बारे में और औषधियों के बारे में बताया गया था।
अपनी रचना सुश्रु संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो शल्य चिकित्सा वही होती है जो है औषधियों के बारे में जिसमें वर्णन किया होता है, तो वो शल्य चिकित्सा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अन्यत्र में हम स्टार्ट करेंगे। आज कागज आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं, उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप नोट कर सकते हो कि जो कागज़ का आविष्कार है वो किसने किया था, काई लून ने। ठीक है, 1900 साल पहले काई लून नामक व्यक्ति ने चाइना में किया था। ठीक है, तो उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसमें पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज़ बनाया। ठीक है, तो ये जो कागज़ बनाने की जो पद्धति थी, ये चाइना ने जो है काफ़ी समय तक जो है वो छिपा कर रखी थी। ठीक है, तो इसके बारे में ये है। और आज भी हाथ से कागज़ बनाने की इस विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया, तो देख सकते हो यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, तो ये गुप्त रखा गया। करीबन 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची थी, कागज़ बनाने की जो प्रक्रिया थी। ठीक है, इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया के अन्य भागों में फैली। तो ये जो कागज़ बनाने की जो कला थी, ये थी चाइना के पास, और चाइना ने काफ़ी समय तक इसको गुप्त रखा था। तो बाद में ये फैली जापान। ठीक है, तो ये करीबन 1800 साल पहले ये बगदाद पहुंची, और उसके बाद बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैल गई। ठीक है, तो आज भी जो ये कागज़ बनाने की जो कला है, ये सिर्फ चाइना के पास नहीं है, ये पूरे विश्व के पास है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे जो एक्सरसाइज है, इसमें कुछ तिथियाँ हम पढ़ लेते हैं। तो स्तूप निर्माण की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2300 साल पहले। ठीक है, 2300 साल पहले। तो और अमरावती जो है वो खोजा गया था 2000 साल पहले। और इसके अलावा जो कालिदास हुए थे वो हुए थे 1600 साल पहले। और लौह स्तंभ भीतर गांव का जो मंदिर है वो अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट जो है वो 1500 साल पहले हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा जो दुर्गा मंदिर है वो जो है दुर्गा मंदिर जो है वो हुआ था 1400 साल पहले का। तो इसमें नेक्स्ट है हमारे पास सुमेल करने के लिए जो है स्तूप है, स्तूप को कहा जाता है टीला। ठीक है, तो ये आएगा टीला। और इसके अलावा जो शिखर है, शिखर इसमें आता है, इसमें हमने पढ़ा था शिखर के बारे में, जो गर्भगृह के ऊपर लंबाई के निर्माण में जो बनाया जाता है उसे बोलते हैं शिखर। और मंडप यहाँ पे है गर्भगृह यहाँ पे है देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह। ठीक है, गर्भगृह है देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह। और इसके अलावा प्रदक्षिणा पथ है यहाँ पे, स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ। ठीक है, और यहाँ पे मंडप आएगा, मंदिर के लोगों के इकट्ठा होने की जगह। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास डैश एक बड़े गणितज्ञ थे, तो वो थे आर्यभट्ट। ठीक है, और इसके अलावा सेकंड है हमारे पास डैश में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं, तो देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती है पुराणों में। और इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास डैश को संस्कृत रामायण का एक लेखक माना जाता है। तो किसे माना जाता है रामायण का लेखक, वो है महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास डैश और डैश को दो तमिल महाकाव्य हैं। तो तमिल महाकाव्य थे शिल्पादिकरम और मणिमेखलई। तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कमेंट शेयर आप कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि रहेगा हमारे पास अब लास्ट चैप्टर, जो कि NCERT क्लास 6 हिस्ट्री का। तो वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।